हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, आप लोगों को कुछ सुप्रीम कोर्ट का अपडेट दे दूं कि क्या चल रहा है दिल्ली जंतर मंतर जुलाई 20 आदि की घटनाओं को लेकर। तो साहब, कल जब सुबह वहां अपनी बात रखकर मैं निकला अपना मेंशनिंग करके, और साहब ने मेरी बात को अर्जेंट माना, और कल 5 तारीख को वो चीज अब लिस्ट हो गई है जब मुझे सुना जाएगा। तो उसके बाद 3-3:30 बजे और सेट ऑफ पिटीशंस वहां पर मौजूद थे जिन पर वहां पर बहस हुई। ज्यादातर उसी के लिए हैं कि पुलिस को टारगेट किया जाए, पुलिस ने जो बल प्रयोग किया उसके खिलाफ, उनके कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो, वहां के जो प्रोटेस्टर्स थे उनको छोड़ा जाए, वगैरह वगैरह। तो साहब, दूसरी तरफ से आप ये लगा लीजिए पूरी बैटरी ऑफ सीनियर लॉयर्स, सिंघवी साहब, हरिहरन साहब, वीरेंद्र ग्रोवर जी, कपिल सिब्बल जी, श्याम दीवान जी, कॉलिन गंजाल्वस जी, ये सब एक तरफ खड़े होकर अपने पॉइंट्स रख रहे थे, और सरकार की तरफ से अफसोस के तुषार मेहता सिर्फ इधर थे और वो अपनी बात रख रहे थे। तो वहां पर आप याद करिए, मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि साहब, एक बार अगर एफआईआर हो गई, उसको वापस करने का एक तरीका होता है सीआरपीसी के तहत। ऐसा थोड़ी कि उठा के आपने किसी से वादा कर लिया और वापस कर लिया। तो यही बात कल तुषार मेहता साहब ने, अगर आप रिपोर्ट देखें, उन्होंने बोली कि साहब उसका एक तरीका है, सरकार वापस करना तो चाह रही है लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। इस पर वहां पर यह भी बात हुई कि साहब, ये वापस करने के लिए कोई एक अलग से मैकेनिज्म बनाया जा सकता है क्या। फिर वहां पर यह बात हुई कि जो पहले 28 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन पर यह चीज लागू नहीं होती, जो सरकार को उन्होंने ऑप्शन दिया था कि चाहे आप छोड़ें चाहे आप रखें, सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। यह बात एक कल बड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कह दिया आप मुकदमा चलाएं या खत्म करें, हमसे नहीं मतलब। पर यह क्लैरिफिकेशन कर दिया कि साहब, क्रिमिनल बैकग्राउंड का मतलब यह है कि अगर कोई बड़ा गंभीर अपराध आपके ऊपर है, छोटा मोटा नहीं, और यह बात भी फिर कल नई सामने आई है। तो अब इस पर सीजीपी वाले खुश होकर सौरभ दास ये बता रहे हैं कि साहब, ये तो बहुत बड़ी जीत हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोल दी है और सरकार को बोल दिया है कि आप जो करना है करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सरकार हमसे वादा कर चुकी है। अच्छा, तुम्हारा कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, तुम्हारा कोई लेटर हेड है, कोई पैड है, चलो ये बातें अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत उठेंगी। अब यह किस्सा होने के बाद एक नया डायमेंशन आ गया है। कल सुबह से लेकर, यानी 3 तारीख की सुबह से लेकर, जब मुझे मौका दिया गया कि आपको हम 48 घंटे बाद ही सुन लेंगे, आमतौर पर थोड़े दिन ज्यादा लग जाते हैं इसमें, अब कल मेरा सामना होगा, कल मेरे मुद्दे की सुनवाई होगी जो मैंने मांग की है। अब देखते हैं कि सामने सिंघवी साहब, हरिहरन साहब, वीरेंद्र ग्रोवर, सिब्बल साहब वगैरह ये आते हैं नहीं आते हैं, क्योंकि कल जो हमारी मांग है वो सीधे सीधे ये है कि ऑर्गेनाइजर्स के अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए और साथ में जो माइनर्स वहां फंस गए हैं उनको कम्युनिटी सर्विस कराई जाए और जल्दीबाजी में किसी को छोड़ा ना जाए। यस, थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहा हूं क्योंकि सामने इतने बड़े दिग्गज हैं। सरकार मजबूती से ये नहीं कह पा रही है कि हम वापस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सरकार भी थोड़ा सा बैकफुट पर है। तो एक मुश्किल लड़ाई है, पर आप लोगों के दम पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। और कल का मैंने अपना पूरा आर्गुमेंट तैयार साथियों कर रखा है और बड़ा जबरदस्त कर रखा है कि मेरी क्या शिकायत है मुझे, क्या भारत देखेगा अगर आपने इन लोगों को माफ कर दिया, क्या एक नजीर बनेगी, क्या प्रेसिडेंट बनेगा, क्या इन लोगों को छोड़ने के लिए एक मौखिक कानून में बदलाव लाया जाएगा या वो अब पूरे भारत के लिए होगा। क्या अगर जो 20 जुलाई को पत्थरबाजी में, मैं तो कहता हूं छात्र भी अगर पकड़े गए हैं, छात्र भी, तो अगर 2 महीने बाद लखनऊ में किसी डिमांड को लेके ये छात्र यहां बसेस पे और कार्स पे पत्थरबाजी कर देंगे, तो वो ही कानून क्या अब यहां लागू होगा या ये विशेष लागू दिल्ली के दंगाइयों के लिए हो रहा है? और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और भारत पे फिर हर छात्र के ऊपर ही क्यों नहीं लागू हो सकता कि अगर वो पत्थर चलाए ये करे तो उसको वापस ले लो? या ये भीड़ तंत्र है या ये मोबोक्रेसी है? सवाल बहुत उठेंगे कि हर वर्ग इस देश में इंपॉर्टेंट है। जो शाहीन बाग में लोग बैठे थे वो भी इंपॉर्टेंट है, जो किसान सिंगूर बॉर्डर पे बैठे थे वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कह रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है।
जो कह रहे हैं हम रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जेन जी भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में जो आज से कई साल पहले सिंगूर बॉर्डर पर जाम लगा था, कहीं अगली बार हिम्मत ऐसी हो जाए कि वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लग जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पहले जब एक क्षेत्र शाहीन बाग में 2-3 महीने का धरना चला था तो उन लोगों का भी हौसला बढ़ जाए और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर वो आके जाम लगा दें? हो सकता है आरक्षण हटाने वाले लोग पार्लियामेंट हाउस पे मार्च करना शुरू कर दें और उसके जवाब में जो कहते हैं आरक्षण होना चाहिए वो मार्च करना शुरू कर दें। तो ये देश, ये सरकार चाहती क्या है? ये सरकार चाहती क्या है? तो ये बहुत से सवाल हैं जो कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उठेंगे। अगर कोई, जाहिर बात है आपके भाई को मौका मिला, मौका ही नहीं मिला तो मैं क्या कर सकता हूं? वहां पे कोई एक लिमिट के आगे बहस थोड़ी कर सकता हूं। पर अगर मुझे मौका मिला तो बहुत सवाल उठेंगे जिसका जवाब इस देश के पास नहीं होगा, इस सरकार के पास नहीं होगा। और मैंने आप लोगों से बहुत पहले एक वादा किया था, जब वतन की बात आएगी तो आप लोगों को दिखाऊंगा ये चीज कि सरकार के खिलाफ भी मैं किस तरीके से लड़ सकता हूं। बात ये नहीं है कि अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो मुझे सिर्फ अपनी कौम से लड़ना है। भाई सीजेपी में तो कौम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिन 3 लोगों का प्रार्थना पत्र लेकर मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन गया हूं उसमें तो कोई मुसलमान नहीं है। मैंने तो जब भी सीजेपी की बात करी मुसलमान का मैंने नाम ही नहीं लिया। अगर सीजेपी में 80% मुसलमान होते, टोपी वाले होते, बुरखे वालियां होती और मैं यही स्टैंड लेके चल रहा होता, थाने जा रहा होता, सुप्रीम कोर्ट जा रहा होता, तो मेरी कौम कहती तू मुसलमानों का दुश्मन है। लेकिन अब यहां तो कोई मुसलमान है नहीं ना मेरे भाई, नहीं है ना। इसका मतलब मैं दुश्मन किसी का नहीं हूं। जो कॉकरोच जनता पार्टी की डिमांड थी उनसे पहले मेरी वो डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान को मॉरल ग्राउंड पर हटना चाहिए। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो इसी बात से साबित हो जाता है तो कि मैं कितनी बुरी तरह लड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं देश का नुकसान नजर आ रहा है। अब वो मुझे हिंदू से नजर आए, मुस्लिम से नजर आए, बीजेपी से नजर आए, कांग्रेस से नजर आए, इसका रिजवान अहमद में फर्क नहीं पड़ता। इस लड़ाई ने यह बात भी एक साबित कर दी है, पूरा एक सेटअप इस टाइम मेरे खिलाफ है। वो इतना खिलाफ है कि वो टारगेट भी करेगा। टेक्निकली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट और थाने को लेकर डायरेक्टली अभिजीत दीप के सीजेपी वर्सेस रिजवान अहमद हो गया है। कल जो माहौल सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने मुझे बताया और पत्रकारों ने बताया, जो कल हमारा डायरेक्ट हो गया है। सरकार मेरे पक्ष में खड़ी होगी नहीं। मैं जो ये बोलूंगा सरकार के नुमाइंदे वहां खड़े होकर ये नहीं बोलेंगे कि ये सही कह रहा है, वो कहेंगे मीलॉर्ड ये जाने। उधर कौन कौन बगल में है ये आपको पता है, सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, श्याम दीवान साहब, कपिल सिब्बल साहब, हरिहरन साहब। तो अकेलापन का एहसास है, लेकिन अपने जुबान पर, अपने कन्विक्शन पर, अपने ईमान पर मुझे भरोसा भी है कि अगर मौका मिला तो मैं किसी को अपने आप पर हावी नहीं होने दूंगा, ये तय है। और इंशाअल्लाह ताला हावी होके ही बाहर निकलूंगा। जहां तक मेरी उम्मीद है इतनी आसानी से सरकार को मुकदमे वापस लेने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए फिर से दोहरा दूं। और 8 अगस्त को सेव योर डेट्स फॉर 8 अगस्त। होता यह है कि आप में बहुत से लोग हमसे पूछ रहे हैं कब, कहां, एग्जैक्ट बताइए। एग्जैक्ट इतनी जल्दी नहीं बताया जाता, हमको टाइम दो। 8 तारीख का फंक्शन है, 7 और 8 हम हर वीडियोस में पूरा अपडेट दे देंगे, रील्स में अपडेट दे देंगे, पोस्टर्स में अपडेट दे देंगे। पर अभी जो हमने सोचा है, बस 8 की डेट सेव करके रखो, अपने दोस्तों से कहो शेयर करो, जो हम पोस्टर्स डाल रहे हैं अपनी उस पे डालो, लाइव पे डालो, जो करना है करो, स्टेटस पे डालो। एक हाथ में तिरंगा होगा और एक हाथ में गेंदे के फूल की या गुलाब के फूल की माला होगी। कुछ हमने भी सोचा है और बहुत दूर तक संदेश जाएगा जो हमने सोचा है। मेरी अकल पर, मेरी विश्वास पर भरोसा करो, वो चीज निखार कर तुमको दूंगा मेरे भाई, जिसमें बहुत से, एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ कई काज हो जाएंगे। ठीक है, तो भरोसा करो। 8 को आना है दिल्ली, मैं भी पहुंच जाऊंगा। एग्जैक्ट लोकेशन, टाइम, प्रोग्राम क्या है, ये 48 घंटे पहले बताऊंगा। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।